हेलो स्टूडेंट्स, और बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में हमारा टॉपिक चल रहा था मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। उस पर हमारे 7 पॉइंट तक हो गए थे। आज हमारा उसका 8th पॉइंट होगा बुक क्रेडिट। सुनिए, बुक क्रेडिट पुस्तकीय या किताबी साख से आशय उस रकम से है जो कि एक व्यापारी उधार बेचे गए माल के संबंध में ग्राहक के नाम डालते हुए अपनी पुस्तकों में दिखलाता है। इस प्रकार से दिखाए गए ऋणों को अदालतों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, भले ही उस पर ऋणी के हस्ताक्षर न हों। ऐसी दशा में साख के लिए पृथक से कोई पत्र या रुक्का नहीं लिखा जाता। आजकल व्यापारी किताबी साख का बहुत प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के ऋणों का पारस्परिक लेन देन द्वारा ही समायोजन हो जाता है। नंबर 9, ट्रेजरी बिल, कोषागार विपत्र। सरकार को प्रायः अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है। ऐसे ऋण लेने के लिए वह प्रायः 3 मास के कोषागार विपत्र निकालती है। कोषागार विपत्र एक प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र ही होते हैं जिनमें सरकार एक निश्चित समय के पश्चात एक निश्चित रकम चुकाने की प्रतिज्ञा करती है। इस प्रकार के विपत्रों को प्रायः बैंकों द्वारा खरीद लिया जाता है। कोषागार विपत्र खरीदने में बैंकों को यह लाभ होता है कि उन्हें जब भी रकम की आवश्यकता पड़ती है तब भी कोषागार विपत्रों की जमानत पर रिजर्व बैंक से उधार मिल जाता है। इस प्रकार कोषागार विपत्र एक बहुत ही सरल विलेख है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार कोषागार विपत्र विनिमय साध्य विलेख नहीं माने जाते। जब बैंक कोषागार विपत्र खरीदते हैं तब उनसे ब्याज की रकम काटकर शुद्ध रकम ही प्राप्त की जाती है। कोषागार विपत्रों की बिक्री केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक के माध्यम से होती हैं और भुगतान की तिथि पर उनकी रकम केंद्रीय बैंक द्वारा ही चुकता की जाती है। नंबर 10, क्रेडिट कार्ड। यह एक कार्ड है जो बैंक अपने ग्राहकों को जारी करता है। यह कार्ड धारक को खुदरा विक्रेता, होटल आदि से साख प्राप्त करने का सीधा प्रवेश प्रदान करता है। कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा धारक बैंक से नकद भी प्राप्त कर सकता है। जब क्रेडिट कार्ड के द्वारा वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर कार्ड जारी करने वाले बैंक से शीघ्र ही भुगतान पा सकता है। एक निर्धारित सीमा तक ही कार्ड के धारक को क्रेडिट मिलता है। नंबर 11, क्रेडिट ट्रांसफ़र। यह एक नए तरह का क्रेडिट यंत्र है जिसे चेक के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। इस यंत्र के द्वारा बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से फंड का प्रत्यक्ष स्थानांतरण विशेष पाने वाले को होता है। ऐसा स्थानांतरण किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक में मुद्रा जमा करके क्रेडिट स्लिप प्राप्त करके प्रारंभ कर सकता है। नंबर 12, गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी कि सरकारी बॉन्ड। सरकारी प्रतिभूतियाँ नियतकालिक होती हैं तथा उन पर पूर्व निर्धारित ब्याज पर देय होती हैं। इन प्रतिभूतियों को पूंजी बाजार में खरीदा तथा बेचा जा सकता है। यद्यपि ये प्रतिभूतियाँ नियतकालिक होती हैं, फिर भी इन्हें आवश्यकता पड़ने पर बीच में भी सरकार को बेचकर धन प्राप्त किया जा सकता है। ये बॉन्ड गिट एज प्रतिभूति के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनमें तरलता बहुत अधिक होती है। व्यवहार में यह प्रतिभूतियाँ छोटे निवेशकों के लिए उतनी तरल नहीं होती जितनी कि बड़े निवेशकों के लिए, क्योंकि अधिकांश स्टॉक एक्सचेंजों में लघु निवेशकों के लिए बाजार उपलब्ध नहीं होता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर योग्य तथा कर मुक्त दोनों तरह के सरकारी बॉन्ड निर्गत किए जाते हैं। कर योग्य बॉन्डों के ब्याज पर कोई कर वसूल नहीं किया जाता है, अतः ये निजी निवेशकों में अधिक लोकप्रिय हैं। सरकारी बॉन्ड सामान्य एवं छोटे निवेशकों में बहुत अधिक लोकप्रिय इसलिए नहीं हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यूनतम निवेश की सीमा
अधिक रखी है। यद्यपि आरबीआई ने न्यूनतम निवेश की सीमा को धीरे धीरे कम किया है, फिर भी ये बॉन्ड 5,000 रुपये अथवा 10,000 रुपये से कम मूल्य के नहीं हैं। आरबीआई कम मूल्य के बॉन्ड निर्गत इसलिए नहीं करता क्योंकि वह बहुत छोटे निवेशकों के साथ व्यवसाय नहीं करना चाहता। नंबर 13, शेयर अथवा अंश पत्र। किसी भी कंपनी द्वारा पूंजी जुटाने हेतु अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचकर लोगों से उनकी बचत प्राप्त की जा सकती है। इसके बदले में दिया गया प्रमाण पत्र शेयर कहलाता है। प्रत्येक शेयर धारक का कंपनी में स्वामित्व उसके शेयरों के मूल्य के अनुपात में होता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनियों को 2 प्रकार के शेयर्स को निर्गमित करने की अनुमति प्रदान की गई है। समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर्स और अधिमान अथवा पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें नंबर फर्स्ट आता है इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स। समता या साधारण अंश। किसी कंपनी की औद्योगिक वित्तीय व्यवस्था में समता या साधारण अंश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तविक अर्थों में इस श्रेणी के अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक अंशधारी होते हैं। इस प्रकार के अंशों से कंपनियों को 2 तरह से लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, कंपनी को स्थायी रूप से पूंजी प्राप्त हो जाती है। समता अंशों को जारी करते समय कंपनी को ना तो लाभांश किसी निश्चित दर पर देने का वचन देना पड़ता है और ना ही कंपनी को अपनी संपत्तियों की जमानत देनी पड़ती है। नंबर 2, समता अंशों की उपयोगिता का अनुभव आपातकालीन परिस्थितियों एवं कंपनी के प्रारंभिक दिनों में होता है, जबकि कंपनियों को लाभ बहुत कम होता है अथवा होता ही नहीं है। समता अंशधारियों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत से अधिकार प्राप्त होते हैं। कंपनी की आंतरिक परिस्थितियों को जानने का उन्हें पूरा अधिकार होता है। वे अपने मतों का प्रयोग करके अपने हितों तथा अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने में सफल होते हैं। अधिकांश कंपनियां अपनी पूंजी का बहुत बड़ा भाग इसी तरह के अंशों को निर्गमित करके प्राप्त करती हैं। कंपनी की समता या साधारण अंश पूंजी को जोखिम पूंजी या साहस पूंजी कहा जाता है। इसे स्वामित्व पूंजी भी कहते हैं। अब आता है नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। सुनिए, इसमें ये वे अंश हैं जिनके धारकों को एक निश्चित दर पर लाभांश देने या कंपनी के समापन की दशा में पूंजी को वापस पाने का पूर्वाधिकार दिया जाता है। अधिमान अथवा पूर्वाधिकार अंशों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, संचयी एवं गैर संचयी अधिमान अंश और नंबर 2, शोधनीय एवं गैर शोधनीय अधिमान अंश। संचयी अंशों पर निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। गैर संचयी अंशधारकों को केवल उसी वर्ष लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है जिस वर्ष कंपनी को लाभ प्राप्त हुआ हो। यह हानि वाले वर्षों में लाभांश प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते। शोधनीय अंश वे हैं जिन्हें एक निश्चित समय के बाद कंपनी की इच्छा पर भुगतान या शोधन किया जा सकता है। अशोधनीय अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, बल्कि कंपनी का विघटन हो जाने पर ही होता है। पूर्वाधिकार अंश परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय भी हो सकते हैं। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे हैं जिन्हें निश्चित शर्तों पर अन्य अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि परिवर्तनीय अंशों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता। नंबर 14, डिवेंचर्स यानी कि ऋणपत्र अथवा डिवेंचर। स्थायी पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनियां समय समय पर ऋणपत्र अथवा बॉन्ड जारी करती हैं। ऋणपत्र के खरीदार कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ऋणपत्र पर निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस तरह ऋणपत्र अधिक सुरक्षित होते हैं। ऋणपत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। रजिस्टर्ड, नंबर 1, रजिस्टर्ड एवं वाहक ऋणपत्र। रजिस्टर्ड ऋणपत्र वे होते हैं जिनका स्वामित्व उसी व्यक्ति का माना जाता है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है।
यही व्यक्ति ब्याज पाने का भी अधिकारी होता है, लेकिन वह ऋण पत्रों का स्वामित्व उसके धारक यानी कि होल्डर का माना जाता है। वहीं ब्याज पाने का भी अधिकारी होता है। नंबर 2, रक्षित एवं आरक्षित ऋण पत्र। जब एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन अपनी संपत्ति को बंधक रखकर किया जाता है तो ऐसे ऋण पत्रों को रक्षित ऋण पत्र कहते हैं। कंपनी द्वारा ऋण पत्र की राशि लौटाने में असमर्थता प्रकट करने पर उस संपत्ति को बेचकर ऋण पत्र की रकम वसूल की जा सकती है। इसके विपरीत आरक्षित ऋण पत्रों को बिना किसी संपत्ति को बंधक रखे जारी किया जाता है। नंबर 3, शोधनीय एवं अशोधनीय ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिनका भुगतान किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर किया जाता है शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी के समापन की दशा में ही किया जाता है उन ऋण पत्रों को अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। नंबर 4, परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिनके धारकों को अपने ऋण पत्रों को अंशों में बदलने की अनुमति दी जाती है परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन ऋण पत्रों के धारकों को बदलने की अनुमति नहीं होती है उन्हें परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र विनियोक्ता एवं कंपनी दोनों के लिए लाभकारी होते हैं क्योंकि विनियोक्ता को ब्याज बराबर मिलता रहता है चाहे कंपनी को लाभ हो अथवा हानि। इसके साथ ही विनियोक्ता कंपनी का लेनदार होता है। कंपनी के लिए ऋण पत्र लाभकारी माने जाते हैं क्योंकि इससे कंपनी के वित्त में लोच रहती है तथा आवश्यकता के समय वित्त मिलने में आसानी रहती है। कुछ समय पहले तक भारत में ऋण पत्र अधिक लोकप्रिय नहीं थे, परंतु अब अनेक उद्योग इसका सहारा लेने लगे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।